अपने घर से एकमात्र व्यक्ति हूं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग करता हूं। जब मेरे पिताजी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े तो मेरी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। क्या फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ने का आपका अगला लक्ष्य है? बाबूलाल जी का अब भारतीय जनता पार्टी से काम खत्म हो गया है। इस चुनावी वैतरणी को या टिकट प्राप्त करने के लिए या राजनीति करने के लिए मेरी अपनी भी काबिलियत है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर पेयजल और सिंचाई का जल दोनों उपलब्ध होने चाहिए। हमारे क्षेत्र का बच्चा जो कि जिसके हाथ में टेक्निकल हुनर होना चाहिए था, वो उस टेक्निकल एजुकेशन से वंचित है। चौधरी साहब, टिकट मिलना अलग बात है जी, और जीतना अलग जी। तो जीतने के लिए, फतेहपुर सीकरी को फतेह करने के लिए जी, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या रहेगी? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की से भी मिलके उनका आशीर्वाद लेके आया हूँ। ये परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। परिवारवाद का आरोप जब लगता जब पिता और पुत्र दोनों राजनीति करते। देखिए, मेरी अपनी पहचान है। मैंने 1991 से उन्हीं नेताओं के बीच में काम कर रहा हूँ। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के बावजूद फतेहपुर सीकरी पिछड़ा है जी। इसके मुख्य कारण क्या है? आगरा विकास प्राधिकरण ने जो फतेहपुर सीकरी मोन्यूमेंट पे कब्जा कर लिया और वहाँ से पथकर के नाम पर जो आगरा विकास प्राधिकरण वसूली कर रहा है, उस वसूली के सापेक्ष में वहाँ विकास कार्य बिल्कुल नहीं कराता है, वहाँ विकास नहीं होने देता। तमाम बिल्डिंगें उन्होंने अवैध बनवा दी। तो वर्तमान विधायक हैं, वो मैंने सुना है कि 8वीं फेल हैं या 8वीं पास हैं, लेकिन वो 8वीं तक ही हैं। उन पर ना बोलना आता है, ना चलना आता है, ना अपनी बात को रखना आता है। वो एक मैं नहीं कहना चाहता लेकिन कहूँगा ज़रूर, वो गंवारू भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं वो उससे सही संदेश नहीं जाता। नमस्कार, मैं हूं हिमेश विथरिया और आप देख रहे हैं लोक भारती पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी पहचान शिक्षा के गलियारों से लेकर सियासत के मैदान तक फैली है। एक तरफ प्रोफेसर के तौर पर अकादमिक दुनिया का अनुभव, तो दूसरी तरफ एक मजबूत राजनीतिक घराने से हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव पाल सिंह जी, पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र और RBS डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर। लंबे समय से फतेहपुर सीकरी की सरजमी पर लगातार सक्रिय डॉक्टर संजीव पाल सिंह जी अब अपनी एक स्वतंत्र और अलग राजनीतिक पहचान गढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब की इस विशाल विरासत को आगे बढ़ाने की चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डॉक्टर संजीव पाल सिंह जी फतेहपुर सीकरी की भावी सियासत में कोई बड़ा दांव खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इन्हीं तीखे सवालों, जमीनी मुद्दों और भावी रणनीतियों पर आज होगी सीधी और बेबाक बातचीत। डॉक्टर संजीव पाल सिंह जी, लोक भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आपने मुझे इतने प्रतिष्ठित लोक भारती जैसे प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया। प्रोफेसर रहते हुए राजनीति कैसे चुनी? देखिए, राजनीति हमारे परिवार में है। जब भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से गए, तो 1952 का पहला चुनाव मेरे पिताजी के बाबा स्वर्गीय श्री बाबू प्यारेलाल जी ने जनसंघ से पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा। तब से लेकर आज तक मेरा बच्चा भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्य कर रहा है। लगातार 6 पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और RSS की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और राष्ट्र समाज की सेवा लगातार कर रहे हैं। चौधरी साहब की राजनीतिक सफर के बाद क्या आप खुद को उनका उत्तराधिकारी समझ रहे हैं? जी हाँ, मैं अपने पिताजी का स्वाभाविक रूप से भी उत्तराधिकारी हूँ। एक पिता का स्थान पुत्र लेता है, लेकिन हमारी पार्टी की विचारधारा है कि परिवारवाद इस पार्टी में नहीं चलता। लेकिन मैं परिवारवाद से अलग हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। जब मेरे पिताजी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े तो मेरी उम्र मात्र 17 वर्ष थी।
तब से लेके आज तक किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं और विभिन्न पदों पर मैंने विभिन्न संगठनों में मैंने काम किया। पहले बजरंग दल में कार्य किया जब मैं बच्चा था, स्कूल में इंटरमीडिएट तक। उसके बाद मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हूँ। क्या फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ने का आपका अगला लक्ष्य है? देखिए, एक ऐसा मुद्दा है जिससे व्यक्ति हट नहीं सकता। राजनीति में जातिगत आंकड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फतेहपुर सीकरी मेरी जाति के हिसाब से, मेरे कार्यक्षेत्र के हिसाब से, मेरी कर्म भूमि के हिसाब से सबसे उपयुक्त विधानसभा क्षेत्र है। पिछले लगभग 9 वर्ष से 2017 से मैं लगातार फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में सक्रिय हूँ। परिवार ने राजनीति में आने के लिए क्या कहा? परिवार में सहमति है। मेरे परिवार ने एकजुट होकर एक स्वर से सभी ने मुझे पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत कर दिया है। अपने घर से एकमात्र व्यक्ति हूं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग करता हूं। क्या टिकट के लिए दावा मजबूत है? मेरा दावा मजबूत है साहब। टिकट के लिए जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सारी फुलफिल करता हूं। और भी वहाँ पर जैसे बाबूलाल जी हैं जी, उनके भी पुत्र हैं वहाँ पे। देखिए, बाबूलाल जी का काम खत्म हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इनको बहुत समझाया कि अपने पुत्र को लोकसभा का चुनाव मत लड़ाइए, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर क्षेत्रीय स्तर के नेताओं की बातों को इन्होंने दरकिनार करके पुत्र मोह में इतने बड़े संगठन, इतनी बड़ी पार्टी को दरकिनार करते हुए अपने पुत्र का चुनाव किया। गांव-गांव, घर-घर अपने निर्दलीय बेटे के लिए टिकट मांगी। इसलिए बाबूलाल जी का अब भारतीय जनता पार्टी से काम खत्म हो गया है। क्योंकि विधायक हैं इसलिए आना जाना प्रोटोकॉल के हिसाब से लगा रहता है, लेकिन पार्टी ने अब मन बना लिया है कि इन पर विचार भी नहीं किया जाएगा। फिलहाल चुनाव के लिए अभी तैयारी क्या क्या चल रही है? देखिए भाई साहब, चुनाव की तैयारी अभी नहीं है। मेरी 10 साल से चुनाव की तैयारी चल रही है। मेरी दिनचर्या रहती है, पहले जहाँ मैं जिस कॉलेज में एम्प्लॉय हूँ, प्रोफेसर हूँ, पहले वहाँ का काम करता हूँ। वहाँ से 3 बजे फ्री होकर सीधा क्षेत्र में जाता हूँ और रात को 10 बजे तक क्षेत्र में सक्रिय रहता हूँ। गमी में, विवाह शादियों में और तमाम कार्यक्रम होते हैं, पार्टी के कार्यक्रम हैं, उन सभी में मैं सक्रिय रहता हूँ। लगातार क्षेत्र में सक्रिय? जी हाँ, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ। शुरुआत से? जी हाँ, शुरुआत से। आज के दौर में सिर्फ राजनीतिक विरासत के दम पर आगे बढ़ना कितना मुमकिन है? देखिए, राजनीतिक विरासत तो मेरे पिताजी का नाम मेरे पीछे हमेशा रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं चौधरी देवान सिंह का बेटा हूँ, लेकिन केवल उन्हीं की दम पर या उन्हीं के नाम से इस चुनावी वैतरणी को या टिकट प्राप्त करने के लिए या राजनीति करने के लिए मेरी अपनी भी काबिलियत है। मैं स्वयं सक्रिय हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के काम कराता हूँ, जनहित से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के पास लेकर जाता हूँ, पुलिस और प्रशासन से लोगों को निजात दिलाता हूँ परेशानियों से। मैं लगातार सक्रिय रहता हूँ। क्षेत्र में जब जाते हैं तो आपको अभी तक क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी की मुख्य समस्या क्या नजर आई? देखिए, फतेहपुर सीकरी की मुख्य समस्या एक ही है। आज से लगभग 450-500 वर्ष पूर्व जब अकबर ने इसको राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को, तब से लेके आज तक पेयजल की, सिंचाई जल की, यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर पेयजल और सिंचाई का जल दोनों उपलब्ध होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर जल, हर घर गंगा जल और हर घर से निकले नल से निकले जल, इस योजना को, नमामि गंगे योजना को फतेहपुर सीकरी के लिए 4,500 करोड़ रुपया आवंटित किया है और धरातल पर काम चल रहा है। गांव-गांव, गली-गली पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो जो पेयजल की एक प्रमुख समस्या है वो तो बहुत जल्दी दूर होने की संभावना है और बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हमारे सांसद
आदरणीय श्री राजकुमार चाहर स्वयं क्षेत्र में जाके इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और काम द्रुत गति से, तीव्र गति से चल रहा है। सांसद जी का सहयोग है आपके साथ? जी हाँ, सांसद जी मेरे बड़े भाई हैं। उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका प्यार लाड़ मुझे पहले भी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। मैंने हर चुनाव में सांसद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मेरे पिताजी ने भी उनका सहयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगा है, गांव-गांव गए हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्यार दुलार और उनका सहयोग आशीर्वाद मुझे मिलेगा। फतेहपुर सीकरी में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसको आप और किसानों को किस रूप में देखते हैं? देखिए, फतेहपुर सीकरी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरे पिता जब 2017 से 2022 तक वहाँ विधायक रहे, उस बीच में 3 वर्ष ऐसे आए जिसमें बाबूलाल जी सांसद थे, मेरे पिताजी विधायक थे। लास्ट के 2 वर्ष ऐसे आए जिसमें राजकुमार चाहर जी सांसद हो गए 2019 में और मेरे पिताजी उनके साथ विधायक थे। तो मेरे पिताजी की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहली उपलब्धि अटल आवासीय विद्यालय, जो कि 100 करोड़ की लागत से फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में गांव जाजऊ में स्थापित हुआ। उसमें गरीब बच्चों को, जो एक गरीबी स्तर से नीचे का जो बच्चा है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दिलाने का काम सरकार ने किया है और आज वो विद्यालय बहुत ही जोर शोर से बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दे रहा है। दूसरी बात, जब बाबूलाल जी विधायक थे, सांसद थे और मेरे पिताजी विधायक थे, तो मेरे पिताजी ने 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव शासन को भेजा, एक फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में, एक कचनेरा ब्लॉक में। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में उनका एक विद्यालय संचालित है। वो नहीं चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने वाला कोई सरकारी विद्यालय वहाँ पर स्थापित हो। उनका एक इंटरमीडिएट चलता है, डिग्री कॉलेज चलता है, लॉ कॉलेज चलता है। वो शिक्षा के ऊपर उन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में। तो उन्होंने डिग्री कॉलेज, जो राजकीय महाविद्यालय का प्रस्ताव भेजा गया था, वो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उस समय उसको नहीं बनने दिया। लेकिन सांसद जी अब प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको 2 राजकीय महाविद्यालय वहाँ फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में मिलेंगे। दूसरी उपलब्धि, आज का ज़माना केवल BA MA करने का नहीं है कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए तत्कालीन विधायक चौधरी उदयभान सिंह जी ने किरावली नगर पंचायत क्षेत्र में एक सरकारी ITI की स्थापना कराई। योगी जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हमारा क्षेत्र जो है शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, हमें आप एक ITI सरकारी दे दीजिए। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार करते हुए और उसको सहमति व्यक्त करी और उन्होंने मंजूरी दी। 2021-22 में उन्होंने 12 करोड़ रुपया आवंटित किया। लेकिन पता नहीं किन कारणों से इस समय वर्तमान विधायक की नापैरवी की वजह से अभी तक वो विद्यालय प्रारंभ नहीं हो सका है और हमारे क्षेत्र का बच्चा जिसके हाथ में टेक्निकल हुनर होना चाहिए था, वो उस टेक्निकल एजुकेशन से वंचित है। मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और मैं चुन के आता हूँ, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता उस ITI कॉलेज को प्रारंभ करने की होगी। टिकट का आपको पूरा भरोसा है कि आप ही को टिकट मिलेगी फतेहपुर? देखिए सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिरथरिया जी, मैं और आप सब उम्मीद करते हैं। मुझे उम्मीद भी है, भरोसा भी है कि मेरी शैक्षणिक बैकग्राउंड को देखते हुए, मेरी व्यवहार कुशलता को देखते हुए, और मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी केंद्र लेवल से एक सर्वे करा रही है, जो कि प्रत्याशियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। मेरे बारे में अभी तक जो मुझे जानकारी है, उसके अनुसार मेरी कहीं भी नेगेटिविटी उनको नहीं मिली है, हर जगह से पॉजिटिव है। क्षेत्र से मेरी मांग है और भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के लोगों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए मुझे प्रत्याशी जरूर बनाएगी। अभी आपकी जो पैरवी चल रही है टिकट की, वो कहाँ से चल रही है? देखिए, मैं केंद्रीय स्तर के बड़े नेताओं के पास,
संगठन के लोगों के पास। उत्तर प्रदेश में मेरी लगभग हर नेता से, भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेताओं से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उनको अपना बायोडाटा दिया है। मैंने कहा है कि मैं एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हूँ, मुझे लगभग 32 वर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है। मैं इसी क्षेत्र के RVS कॉलेज एक ऐसी संस्था है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा सबसे ज़्यादा शिक्षा लेने के लिए आता है। मैंने बहुत बच्चों को, लाखों बच्चों को शिक्षित किया है। मैं जिस गांव में भी जाता हूँ 10-20-50 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हर गांव में मुझे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने राष्ट्रीय नेताओं को, अपने पार्टी के संगठन के लोगों को समझाई है। आदरणीय धर्मपाल सिंह जी भाई साहब जो कि संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। आदरणीय BL संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। हमारे नेता आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी मेरी मुलाकात हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से भी मेरी मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पंकज चौधरी जी से भी मेरी मुलाकात हुई है। अभी कल मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की से भी मिलके उनका आशीर्वाद लेके आया हूँ। उन्होंने बड़ा स्नेह आशीष दिया, और जब मैंने अपने बारे में उनको कहा कि साहब मैं फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, लगे रहिए, पार्टी जरूर आप पर विचार करेगी। अगर पार्टी आपको चुनती है, आपको टिकट देती है, तो आपकी जो फतेहपुर सीकरी के लिए 3 प्राथमिकता, टॉप 3 प्राथमिकता क्या रहेंगी आप? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी पिछड़ा हुआ, चूँकि फतेहपुर सीकरी विधानसभा राजस्थान से लगा हुआ है, इधर मथुरा से लगा हुआ है, तो राजस्थान इधर रूपबास को टच करता है, इधर ओल और जाजम पट्टी मथुरा जिले को टच करता है, इधर भरतपुर को टच करता है। तो उस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर, शिक्षा के साधन वहाँ उपलब्ध नहीं है। मैं अगर विधायक बना तो निश्चित रूप से जो फतेहपुर सीकरी का पिछड़ा और भीतरी इलाका है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें, विकास अभी नहीं पहुँच पाया है, वहाँ विकास लेके जाऊँगा, शिक्षा के लेके जाऊँगा। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य पर। जब ग्रामीण क्षेत्र में किसी गर्भवती महिला को अगर प्रसूति के लिए ले जाना है तो रात्रि में बड़ा भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि कस्बे से उठकर गांवों तक स्वास्थ्य विभाग पहुँचे और वहाँ ऐसी सुविधाएं बनाए, विकसित करे, जिससे कि महिलाओं को, किसी को चोट लग गई, अभी 3-4 दिन पहले एक छोटे बच्चे को सांप खा गया, तो रात को सांप खाया, सुबह वो लोग लेके आ पाए। अगर वहाँ सुविधाएं होती तो उसको रात्रि में इलाज मिल जाता। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी। चौधरी साहब, टिकट मिलना अलग बात है जी, और जीतना अलग जी। तो जीतने के लिए, फतेहपुर सीकरी को फतेह करने के लिए जी, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या रहेगी? देखिए, फतेहपुर सीकरी को जीतने के लिए सबसे पहले तो मेरी पार्टी का नाम ही काफ़ी है। उस पार्टी का प्रत्याशी एक तरफ और सारे प्रत्याशी मिलके भी लड़ें तो वो सब एक तरफ, ये मेरी ताकत है। दूसरा, मेरे पिताजी का मेरे पीछे नाम, उनका वरद हस्त। तीसरा, मेरी खुद की काबिलियत, जनता के बीच में लगातार रहना। चौथा, पढ़ा लिखा व्यक्ति जहाँ भी रहेगा वो अपनी छाप छोड़ेगा। अब जो वर्तमान विधायक हैं वो मैंने सुना है कि 8वीं फेल हैं या 8वीं पास हैं, लेकिन वो 8वीं तक ही हैं। उन पर ना बोलना आता है, ना चलना आता है, ना अपनी बात को रखना आता है। वो एक मैं नहीं कहना चाहता लेकिन कहूँगा ज़रूर, वो गंवारू भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं वो उससे सही संदेश नहीं जाता। जो काम मैं करा के ला सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दी तो निश्चित रूप से मैं विजय प्राप्त करूँगा और मेरे सामने कोई भी आए मैं उसको हराऊंगा। कुछ जैसे अभी सत्ता में वहाँ फतेहपुर सीकरी में, और किसी समय में वो टांग खींचने का भी काम कर सकते हैं, तो उनसे कैसे तैयारी है आपकी? देखिए, ये तो टांग खींचना, खिंचाई तो ये राजनीति का एक दूसरा पहलू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासन को सर्वोपरि रखती है और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन में रहने वाला कार्यकर्ता, मंडल
लेवल से लेके और प्रदेश लेवल तक, राष्ट्रीय लेवल तक का नेता जुटेगा मेरे लिए, कोई टांग खिंचाई नहीं होगी। पिता की बड़ी राजनीतिक पहचान, ये आपके लिए एक सहारा है या अपने आप में एक बड़ी चुनौती? देखिए, पिता का साया हर बच्चे के लिए सहारा होता है। मेरे पिता का साया, उनका नाम मेरे लिए चुनौती कभी नहीं हो सकता। उनका मुझे हमेशा सहारा है। राजनीति में सहारा किसी न किसी का तो लेना पड़ता है। पार्टी का सहारा है, कार्यकर्ताओं का सहारा है, मेरे पिता का सहारा है, मित्रों का सहारा है। तो सहारे से ही मेरी नैया पार लगती है। किसी की भी लगेगी, मेरी भी लगेगी। फतेहपुर सीकरी के युवा मतदाताओं को अपने साथ लेकर चलने के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, युवा मतदाता मेरा दीवाना है। मैं जहाँ जाता हूँ युवाओं की भीड़ लग जाती है और मैं युवाओं के बीच में ही रहा हूँ। 32 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जब बच्चा आता है BA, BSc, BCom में, तो वो 15, 16, 17 वर्ष का होता है और जब वो पढ़ के जाता है तो वो 20, 22 वर्ष का युवा होता है। तो मैं युवा बच्चों के बीच में ही मुझे रहने का अभ्यास है और उनके साथ कैसे बात करनी है, कैसे मित्रता रखनी है, वो सब मुझे पता है। युवाओं के दिलों में मेरी बहुत जगह है। अपने शैक्षणिक अनुभव का फायदा और जनता को किस तरीके से दिलवाएंगे? देखिए, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से मुझे कई सारी चीज़ों की समझ है। शिक्षा के क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी को आगे ले जाना है। आगे आने वाला वक्त वही बच्चा आगे चल के अपने आप को सिद्ध कर सकता है, साबित कर सकता है, अच्छी नौकरी में आ सकता है, जो वास्तव में पढ़ना चाहता है और जिसको ज्ञान है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये होगा कि कोई ऐसी व्यवस्था फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में बनाई जाए कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वहाँ का बच्चा कंपटीशन दे सके, शहर के बच्चों को चुनौती दे सके और अच्छी नौकरियों में आ सके। अगर विरोधी परिवारवाद का आरोप लगाएंगे तो उनके लिए आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। परिवारवाद का आरोप जब लगता जब पिता और पुत्र दोनों राजनीति करते। मेरे पिता ने जब मुझे छूट दी राजनीति करने की तो उन्होंने कह दिया कि परिवार में से एक ही व्यक्ति राजनीति करेगा। पहले वो ये मैं कहता था कि मुझे साहब आगे बढ़ने दीजिए, तो वो कहते थे कि या तो तू ही राजनीति कर ले या मुझे कर लेने दे। अब उन्होंने ये कह दिया है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ राजनीति से और अब तुम राजनीति के क्षेत्र में आगे चलो। तो परिवारवाद का इस तरह कोई आरोप मेरे पे लगा नहीं सकता। चौधरी साहब ने आपको राजनीति का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या दिया है? राजनीति का सबसे मूल मंत्र ये है कि गरीब, असहाय, निर्बल व्यक्ति की सहायता करना, सही बात को निडर होकर कहना और अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपने वोटर के मान और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाना और उनके लिए संघर्ष करना। सड़क से लेकर और सत्ता के गलियारों तक संघर्ष करूंगा अपने कार्यकर्ता के लिए। क्षेत्र के दिग्गज और पुराने नेताओं के आगे आपकी पहचान क्या होगी? देखिए, मेरी अपनी पहचान है। मैंने 1991 से उन्हीं नेताओं के बीच में काम कर रहा हूँ, आज तक काम कर रहा हूँ। पहले एक अपने पिता के सहयोगी के रूप में काम कर रहा था, आज मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मुझे इनकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पार्टी किसी कारण आपको टिकट, मान लीजिए कि टिकट नहीं देती, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर सिपाही हूँ। RSS के संस्कार, अपने परिवार के संस्कारों से मैं भरा हूँ। मैं पार्टी के निर्णय के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। मैं पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो मैं मायूस होकर घर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं किसी और पार्टी में या निर्दलीय, जैसे कि आपके सामने उदाहरण है, वर्तमान विधायक ने अपने लड़के को लड़ाया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पिताजी की बनाई हुई विरासत में सबसे आगे आप किसको बचा कर रखना चाहेंगे, जनाधार या विचारधारा? देखिए, जनाधार और विचारधारा दोनों रहनी चाहिए। विचारधारा सर्वोपरि, विचारधारा के साथ साथ संतुलन बनाते हुए जनाधार भी अपने साथ रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पार्टी के जो स्थानीय नेताओं में जो अंदरूनी खींचतान है, गुटबाजी, इससे कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, मैं चूँकि क्षेत्र में नया जाऊंगा,
तो गुटबाजी और राजनीतिक खींचतान से मेरा अभी कोई वास्ता नहीं है। मैं अगर मजा हुआ पुराना खिलाड़ी होता तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं लोग, तो मेरे बारे में भी ग्रसित होते। क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ तो मेरा न किसी से वैर है न किसी से मेरा प्रेम है, और मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए सब सहयोग करेंगे। विरोधियों का कहना है कि अभी जनता के बीच आप कम जाते हैं। देखिए, विरोधियों का तो बात छोड़ दीजिए। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जब मेरे पिताजी मिनिस्टर थे तब से लेके आज तक 12 घंटे क्षेत्र में उपस्थित रहता हूँ। रात बिरात कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले क्षेत्रीय लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के बावजूद फतेहपुर सीकरी पिछड़ा है जी। इसके मुख्य कारण क्या है? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के बावजूद भी और आगरा से 35 किलोमीटर दूर जाकर आगरा विकास प्राधिकरण ने जो फतेहपुर सीकरी मोन्यूमेंट पे कब्जा कर लिया और वहाँ से पथकर के नाम पर जो आगरा विकास प्राधिकरण वसूली कर रहा है, उस वसूली के सापेक्ष में वहाँ विकास कार्य बिल्कुल नहीं कराता है, वहाँ विकास नहीं होने देता। तमाम बिल्डिंगें उन्होंने अवैध बनवा दी। तो मेरा मानना ये है कि फतेहपुर सीकरी विश्व प्रसिद्ध स्मारक है, इसका विकास होना चाहिए। आगरा विकास प्राधिकरण को दरकिनार करना चाहिए। आगरा विकास प्राधिकरण को वहाँ से अलग करके सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें वहाँ का क्षेत्रीय निवासी शामिल हो। यहाँ दूर के किसी जिले का पैदा बड़ा हुआ अधिकारी आगरा में पोस्ट होकर आगरा विकास प्राधिकरण में आता है और वो अपनी बातों को, अपने निर्णयों को वहाँ के लोकल लोगों पर थोप देता है। तो मेरा मानना ये है कि फतेहपुर सीकरी को नगर पंचायत या नगर पालिका तो वहाँ है ही, उसी को ऐसे अधिकार दे देने चाहिए कि वो अपने स्तर से वहाँ का समुचित और समग्र विकास करा सके। वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से विकास करा सके, ऐसी व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए। फतेहपुर सीकरी में पानी की समस्या भी काफ़ी है, पीने का पानी और सिंचाई की किल्लत के बीच आपका क्या रोड मैप है उसके लिए? देखिए, 4,500 करोड़ रुपया अभी सरकार ने आवंटित किया है और पेयजल की समस्या अगले 2-3 वर्षों में लगभग समाप्त हो जाएगी। लेकिन सिंचाई के लिए रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। जब मेरे पिताजी विधायक थे तो उन्होंने हमारे मड़ौली माइनर के नाम से एक नहर आती है, वो फतेहपुर सीकरी के मथुरा का जो हिस्सा लगता है फतेहपुर सीकरी का, वहाँ तक सीमित थी। मेरे पिताजी ने ये प्रस्ताव सरकार को दिया था कि उस माइनर का आगे बढ़ाते हुए और रूपबास बॉर्डर तक उस नहर को ले आया जाए, जिससे कि लाखों एकड़ जमीन सिंचित होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और जब वहाँ पानी जाएगा तो निश्चित रूप से भूगर्भ का जल स्तर भी उससे इंक्रीज होगा और पेयजल की समस्या भी कहीं तक दूर होगी। प्रोफेसर साहब, आपको लोक वार्ती के दर्शक भी देख रहे हैं और आगरा फतेहपुर सीकरी की जनता भी देख रही है जी। आपका जनता के लिए क्या संदेश है? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज के समय में जो आप एक खेल देख रहे हैं, सीजेपी एक पार्टी एक कुकुरमुत्ते की तरह रातों रात निकल आई है, ऐसी पार्टियां जब जब पनपी हैं, जब उन्होंने जन्म लिया है, हमेशा देश का और समाज का विघटन किया है, देश और समाज का नुकसान किया है। ऐसी पार्टियों से बचें, उसी पार्टी पर विचार करें, उसी पार्टी पर फोकस करें जो राष्ट्र हित और देश हित को सर्वोपरि रखता हो, समाज के विघटन का कार्य से दूर रहता हो, बिरादरीवाद को, धर्मवाद को, क्षेत्रवाद को खत्म करता हो। ऐसी एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक वार्ती को आज अपना विशेष समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।